बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जीएसई 101 में लेक्चर नंबर 19, 20 और 21। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 19 जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन है, और केमिस्ट्री के पोर्शन में हम लोग केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो शाख है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम नेचुरल रिसोर्सेज के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स विद ईच अदर इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन एटम की ये प्रॉपर्टी कि वो एक दूसरे के साथ लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं, उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। उसके बाद है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी क्लासेस हैं, हाइड्रोकार्बन की 6 क्लासेस हैं जो कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले देखते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं और बेंजीन्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन्स होती हैं। दे बर्न विद ब्लैक सूट। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन्स होती हैं और ये बर्न किससे करती हैं? ब्लैक सूट के साथ। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कितनी क्लासेस हैं, कितनी क्लासेस में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिवाइड किया हुआ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 क्लासेस। कि ब्रॉडली हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 क्लासेस में डिफाइन किया है। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सी क्लासेस हैं, मगर ब्रॉडली हमने उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक ओपन चेन कंपाउंड, इनको हम एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और दूसरी है क्लोज चेन कंपाउंड्स जिसको हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। दे कंटेन ओपन चेन सिस्टम ऑफ कार्बन एटम। के ओपन चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इनके अंदर ओपन चेन सिस्टम होता है कि जो भी कार्बन एटम है वो ओपन चेन के ज़रिए एक दूसरे से ज्वाइन हुए हुए होते हैं। कोई रिंग नहीं होती, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं होता। और ओपन चेन कंपाउंड जो है ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच भी हो सकती हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक, भी हम इसको कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं। और ये डिराइव्ड हुआ है, ये वर्ड एलिफैटिक वर्ड डिराइव्ड हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका नाम है एलिफर। एलिफर मींस फैट, यानी कि एलिफर से डिराइव्ड हुआ है एलिफैटिक वर्ड जिसका मतलब है फैट। यानी कि एलिफैटिक कंपाउंड्स के अंदर हम लोग पढ़ेंगे फैट से रिलेटेड थिंग्स। उसके बाद है क्लोज चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स कंटेन one or more close chains or rings of atoms is called closed chain compounds। यानी कि क्लोज चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हम लोग एक या एक से ज़्यादा रिंग्स जुड़ी हुई होती हैं, उसे हम क्लोज चेन कहते हैं। और क्लोज चेन कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं कंटेन नो बेंजीन रिंग। इनके अंदर कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती, और दे आर क्लोज चेन भी हो सकते हैं और ओपन चेन भी हो सकते हैं। देयर मेजर क्लासेस, इनकी मेजर क्लासेस कौन सी हैं? अल्केन्स, एल्कीन्स, अल्काइंस, साइक्लो अल्कीन्स एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इम्पार्ट सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड। एक ऐसा एटम या फिर एक ग्रुप जो कि हमें बताता है किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कि इस कंपाउंड के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हैं, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉन्ड OH इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात इंपॉर्टेंट है कि मोलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेनॉल एंड डाई मिथाइल ईथर हैव सेम। कि मिथेनॉल का और डाई मिथाइल ईथर का फार्मूला जो है वो सेम होता है, विच इज़ C2H6O। अब हम पढ़ेंगे कि आइसोमर्स क्या होता है। टू और मोर डिफरेंट कंपाउंड्स विच हैव सेम मोलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स।
कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इस फेनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ई.जी. इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर आर आइसोमर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम प्लांट से, एनिमल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से और कोल से हम हासिल करते हैं। उसके बाद ह्यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लेबोरेटरी के अंदर हम बनाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन भी हो सकता है, कार्बन आइटम भी होता है और नाइट्रोजन भी हो सकता है। हेलोजन, सल्फर एंड फास्फोरस भी होते हैं बट कम अमाउंट में होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन होता है। तो इस तरह के जो मेन और बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है वो 8 हैं। तो उन 8 के 8 को हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले है अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड OH की हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये अल्कोहल्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। और इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं मिथेनॉल और इथेनॉल। और मिथेनॉल और इथेनॉल जो है ये लिक्विड्स हैं और इनको हम सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा है वो है फिनोल्स। फिनोल्स क्या होते हैं, बॉन्ड OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड OH। और इसमें ये डिफरेंस है कि इज अटैच टू एरोमेटिक कार्बन। जो एरोमेटिक कार्बन होता है उसके साथ ये बॉन्ड OH जब अटैच होगा तो वो फिनोल्स होते हैं। उसके बाद जो नंबर 3 पे है वो है एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइडिक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप जो कि है बॉन्ड CHO। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं या इसके जो मेन हैं एलिमेंट्स वो होते हैं फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। ये तीन उसके कॉमन है, कॉमन कंपाउंड्स हैं। उसके बाद कीटोन्स। कीटोन्स क्या होते हैं, कीटोन्स जो है इनका फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोनिक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। कीटोनिक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप, कीटोन्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोनिक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O। और इसका जो मेन कंपाउंड है वो एस्टर्स है और वो एक लिक्विड कंपाउंड है और ये भी सॉल्वेंट्स के तौर पर यूज़ होता है। उसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथे नंबर पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर ऑक्सीजन आइटम मौजूद होते हैं वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। इसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो है बॉन्ड C डबल OH। और इसकी जो मेन कंपाउंड्स हैं वो हैं फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ वीकर दैन मिनरल एसिड, के मिनरल एसिड से ये वीकर होता है। एंड एक और एमसीक्यूज है ऑयल्स एंड फैट्स और एस्टर्स ऑफ ग्लाइसरोल विद फैटी एसिड्स। ये ऑयल्स जो फैट्स होते हैं ये एस्टर्स होते हैं, किसके एस्टर्स होते हैं, ग्लाइसरोल के एस्टर्स होते हैं, किसके साथ, फैटी एसिड के साथ। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एस्टर्स क्या होते हैं। एस्टर्स जो है वो भी ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद होता है और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि एक ऑक्सीजन के अपने अंदर कंटेन करता है। ये इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, कम्बिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। एस्टर जो होते हैं कम्बिनेशन होता है, किसका कम्बिनेशन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का और अल्कोहल का कम्बिनेशन होता है। इसकी एग्जांपल है इथाई एसीटेट। इथाई एसीटेट जो है वो एस्टर है एक और इसका फार्मूला है CH3 बॉन्ड C डबल O CH2 बॉन्ड CH3। उसके बाद एमसीक्यूज आ सकता है कि ग्लाइसरोल इज ट्रायोल। ग्लाइसरोल क्या है, ट्रायोल है। ऑप्शन आ सकते हैं तो आपने इसके अंदर कहना है कि ट्रायोल है। और इसके अंदर क्या होता है, इट हैज़ 3 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, बॉन्ड OH जो है वो इसके अंदर 3 होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ईथर क्या होता है। ईथर के अंदर ऑक्सीजन आइटम होते हैं और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C बॉन्ड O बॉन्ड O। इसके अंदर C बॉन्ड O बॉन्ड O नहीं, C बॉन्ड O बॉन्ड C और C बॉन्डिंग होती है विद डाई इथाई ईथर। डाई इथाई ईथर के साथ इसके अंदर बॉन्डिंग होती है C बॉन्ड O बॉन्ड C। और इट इज़ कॉमन ईथर, ये एक कॉमन ईथर है और एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होता है, बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया के तौर पर ये यूज़ होता है। और ये सॉल्वेंट है, इट इज़ द सॉल्वेंट इन लेबोरेटरी एंड इंडस्ट्री। कौन सा, डाई इथाई ईथर जो है ये एक कॉमन ईथर है
ये भी एमसीक्यूज में सकता है कि कॉमन ईथर क्या है, तो डाई था ईथर जो है कॉमन ईथर है और ये इसका यूज़ भी है एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ करता है, यानी कि एनेस्थेटिक है ये बेहोश करने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद लेबोरेटरी और इंडस्ट्री में ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होता है। अब हम पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, के नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिक, वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है, और वो हैं अमाइनो एसिड, डीएनए, आरएनए, एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं कि क्लास ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट है, कि नेचुरल प्रोडक्ट की कोई एक क्लास है, इनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होता है। उसके बाद एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कॉमन नाइट्रोजनियस कंपाउंड हैव अमाइनो एसिड्स, के जो कॉमन नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स होते हैं उनके पास क्या होता है, अमाइनो एसिड उनके पास होता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि अमाइंस क्या होता है। अमाइंस जो है क्या होता है, अमाइंस आर नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन अमाइनो ग्रुप, कि वो नाइट्रोजनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके अंदर अमाइनो ग्रुप होता है। उसके बाद अमाइंस को 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। अमाइंस होते हैं प्राइमरी भी हो सकते हैं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं और टर्शरी भी हो सकते हैं। अब इनकी आगे कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले है CH3 बॉन्ड NH2, इसे हम कहते हैं मिथाई अमाइन। उसके बाद है CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, इसे हम कहते हैं डाईमिथाई अमाइन। उसके बाद है CH3 थ्राइस N, ये है ट्राई मिथाई अमाइन। उसके बाद MCQs है एक, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं, ये क्या है, नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर नेचुरली अक्रिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम रिएक्शन देख लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। केमिकल रिएक्शन होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और फिर चौथा एडिशन रिएक्शन होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज इन विच वन और मोर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, जिसके अंदर जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, उनकी जगह नए बॉन्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, वन ग्रुप इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, जिसके अंदर क्या होता है कि एक ग्रुप हम रिप्लेस कर देते हैं दूसरे ग्रुप के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है OH नेगेटिव प्लस CH3 बॉन्ड Cl। मिथाइल क्लोराइड है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, और मिथाइल क्लोराइड का हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CH3 बॉन्ड OH प्लस Cl, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप था सेपरेट, उसको हमने क्लोरीन की जगह लगा दिया है, क्लोरीन की जगह रख दिया है और क्लोरीन को हमने अलहदा कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। क्लोरीन की जगह हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर दिया और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह हमने क्लोरीन कर दिया। उसके बाद है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम मॉलिक्यूल, कि जो ग्रुप्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, उनको हम निकाल देते हैं एक ग्रुप के साथ। फॉर एग्जांपल अगर एक मॉलिक्यूल है जो कि है CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ये है इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड जो है इसके अंदर से हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को निकाल दिया, यानी कि पहले जो था CH3 इसके अंदर से हमने एक H निकाला है और एंड पे जो Cl है इन दोनों को हमने निकाल के HCl को हमने अलग कर दिया, तो हमारे पास बन गया है इथीन बन गई है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और HCl अलग हो गया, एलिमिनेट हो गया HCl। उसके बाद है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट के दो जो मॉलिक्यूल हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, उनको मिला के हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr गिव अस CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड HBr। ये हमारे पास थी इथीन और हाइड्रोब्रोमाइन था। हाइड्रोब्रोमाइन और इथीन को हमने मिला दिया, ऐड कर दिया, एडिशन कर दी और हमने एक कंपाउंड बना दिया और वो बन गया इथाइल ब्रोमाइड। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एप्लीकेशन क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फूड, कि हमारी खुराक जो हम खाते हैं उसका बहुत एसेंशियल पार्ट है, उसका बहुत ज़रूरी हिस्सा है। जो कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, लिपिड्स लेते हैं, ये हमारे अंदर जाते हैं और हमारी खुराक का बहुत अहम हिस्सा है।
उसके बाद है ये फाइबर्स में यूज़ होता है, डाइज में यूज़ होता है, फ्रेगरेंसेस में यूज़ होता है, फ्लेवर्स में यूज़ होता है, प्लास्टिक में, पॉलीमर्स में, मेडिसिन लोगों का इलाज करने के लिए उसके अंदर यूज़ होते हैं, फर्टिलाइज़र्स में, हमारी बहुत सी खादों के अंदर ये यूज़ होता है, सोप्स बनाने के लिए, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए एंड अदर हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ये और घरेलू बहुत सी चीज़ों बनाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 20 जो कि है केमिस्ट्री का छठा लेक्चर और जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले हम देखते हैं द मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज बेस्ड ऑन मॉडर्न प्रोडिक लॉ कि जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है वो मॉडर्न प्रोडिक लॉ पे करती है। मॉडर्न प्रोडिक लॉ क्या होता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और प्रोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट्स की वो प्रोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर का। तो हम देखते हैं कि ग्रुप्स क्या होते हैं और पीरियड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीरियड क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट टेबल के अंदर। Horizontal rows of product table are called period or there are 7 periods in the product table or the number of elements in period increase as we move down। ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है प्रोडक्ट टेबल के अंदर वो हम उन्हें पीरियड कहते हैं और जो नंबर ऑफ पीरियड होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाते हैं, यानी कि फर्स्ट पे हाइड्रोजन हीलियम 2 होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं नीचे एंड तक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होते हैं। द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल इज कॉल्ड। ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो बिल्कुल सेम होती है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स के उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अंदर जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सब के सेम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। जो हमारे पास प्रोडक्ट टेबल होता है उसके अंदर दो टाइप ऑफ ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप ए होता है और एक ग्रुप बी होता है। जो ग्रुप ए होता है उसके तमाम एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहते हैं जिसके अंदर लिथियम फैमिली, बेरिलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली जिसको हम हैलोजेंस कहते हैं और हीलियम फैमिली जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। और नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप बी के एलिमेंट्स, उनको हम नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ग्रुप 1A और 1B के एलिमेंट्स होते हैं। इनके ग्रुप 1A के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स कहते हैं और ग्रुप 2A के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स क्या होती हैं? ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ग्रुप 1B से लेके ग्रुप VIII-B तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं जो कि होती हैं फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। और ये क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दे आर हार्ड, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर मेलिएबल। कि ये हार्ड होते हैं, इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, कंडक्टर अच्छे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और ये मिलाए मेले ये मेलिएबल होते हैं। उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? व्हेन वी मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड इन द प्रोडक्ट टेबल मैनी चेंजेस अकर इन प्रॉपर्टीज, दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज। यानी कि जब भी हम प्रोडक्ट टेबल से एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जाते हैं तो बहुत सारे चेंज आते हैं प्रॉपर्टीज के अंदर, उन प्रॉपर्टीज को हम प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेटालिक करेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स with which it attract the shared pair of electron toward it। इलेक्ट्रॉन्स की एलिमेंट्स के अंदर वो एबिलिटी होती है जो कि अट्रैक्ट करती है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये क्या होती है? जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है, कम हो जाती है। और जब हम लोग नहीं इंक्रीज हो जाती है। जब हम पीरियड में जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ऊपर से नीचे जाते हैं तो वो डिक्रीज हो जाती है। यानी कि पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में ये डिक्रीज हो जाती है। उसको हम देखते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स के। प्रोडक्ट टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है? ज़्यादातर जो होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं और कुछ लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रोमाइन और मरकरी जो है ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर और कुछ होते हैं वो गैसेज होते हैं। गैसेज कौन कौन सी होती है? नॉन मेटल्स हो सकती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, फ्लोरीन होती है, क्लोरीन होती है और नोबल गैसेज होती हैं। ये सारे गैसेज होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अब हम पढ़ेंगे कि और क्या होता है। और इज अ मटेरियल दैट कंटेन अ मेटल इन सच क्वांटिटीज दैट इट कैन बी माइंड एंड वर्क एट रूम टेम्परेचर। और एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि जिसके अंदर मेटल होती है
इतनी मकदार में मैटर होती है कि जो कि इसको हम माइन कर सकें, इसको माइंड कर सकें, निकाल सकें। जैसे नमक की कान होती है, उसके अंदर से हम नमक निकालते हैं। एंड वर्कड एट रूम टेम्परेचर के ऊपर हम उसके ऊपर काम कर सकें। उसके बाद कुछ और की एग्जांपल है, वो है हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड लिमोनाइट FeOOH डॉट NH2O। अब हम मेटल्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले है कि लस्ट्रस होते हैं, इनके शाइनी होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, हाई डेंसिटी होती है, मेलेबल होते हैं, यानी कि इनको हम हैमर से आगे पीछे कर सकते हैं, इनकी शेप चेंज कर सकते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, इनको वायर्स इनके हम बना सकते हैं, और सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। मरकरी के अलावा बाकी सारे सॉलिड्स होते हैं, और ओपैक्यू एज अ थिन शीट, यानी कि जैसे जिस तरह की थिन शीट होती है उसकी तरह तारीक होते हैं, यानी कि गैर शफाफ होते हैं, यानी कि इनके अंदर से लाइट नहीं गुजर सकती। और मेटल्स आर सोनोरस, यानी कि सोनोरस होते हैं, इनके अंदर से आवाज़ आ जाती है, आवाज़ निकाल सकते हैं, और मेक अ बेल लाइक साउंड व्हेन स्टक, जब हम इनको स्टक करते हैं तो इसके अंदर से बेल की तरह की साउंड आती है। अब हम देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इनके अंदर 1 से लेकर 3 तक आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इजीली क्लोड हो जाते हैं, इनको जंग जल्दी लग जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज़ कर देते हैं। और ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। उसके बाद जो है नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनके डल होते हैं, चमकदार नहीं होते, ये पूर कंडक्टर होते हैं, ये डक्टाइल भी नहीं होते, ये ब्रेटाइल सॉलिड होते हैं। ब्रेटाइल का मतलब ये है कि हार्ड होते हैं, बट ये नाजुक होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं। उसके बाद ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म्स में होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिस तरह की थिन शीट होती है इनके अंदर से रोशनी गुजर सकती है। और ये नॉन मेटल्स जो होते हैं ये सोनोरस नहीं होते, यानी कि इनके अंदर से आवाज़ नहीं आ सकती। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स क्या होंगी कि इनके अंदर 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके आउटरमोस्ट शेल के अंदर। उसके बाद ये रेडिली गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन की आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, शेयर कर देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर्स के मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनकी जो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के दरमियान में होती है, तो उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। और इनकी लोकेशन क्या होती है, लोकेटेड अलोंग द लाइन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उनकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती हैं। क्या दी मेटल्स की होती हैं, दी नॉन मेटल्स की होती हैं, उनकी लोकेशन भी मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। उसकी एग्जाम्पल दिए बोरोन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टेलोरियम एक्सेट्रा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 21, और जिसके अंदर जो कि केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है, जिसका नाम है मेटलर्जी ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेटलर्जी क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन इज कॉल्ड मेटलर्जी, के मेटल्स को निकालने के अमल को मेटलर्जी कहते हैं। और मिनरल क्या होती है, नेचुरल मटेरियल इन विच मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स अकर इन अर्थ, कि वो नेचुरल मटेरियल जिसके अंदर कुछ कंपाउंड्स हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, वो नेचुरल मटेरियल, उस नेचुरल मटेरियल को हम मिनरल कहते हैं। और दूस मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, वो मिनरल्स जिनके अंदर से मेटल्स को हम प्रॉफिटेबली यानी कि आसानी से हम लोग निकाल सकें, उसको हम और कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि गैंग और मैट्रिक्स क्या होता है। द रॉकी इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग सिलिका एंड अर्थी पार्टिकल्स प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स, कि रॉकी इम्प्योरिटीज़ पत्थर की तरह जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो कि सॉल्व नहीं होती किसी और चीज़ के अंदर, जिस तरह रेत भी हो सकती है या फिर अर्थ के अंदर जो और पार्टिकल्स होते हैं और के अंदर जो मौजूद होते हैं, उसको हम गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद एल्यूमिनियम क्या होता है। एल्यूमिनियम इज़ अ थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट के अंदर, जो कि 7% होता है, और ये बहुत रिएक्टिव होती है, ये फ्रीली नेचर में मौजूद नहीं होती, ये क्ले के अंदर होती है, और इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम सिलिकेट की फॉर्म में होती है। अब इसकी ओर्स हैं, इसकी ओर्स 3 टाइप की होती हैं, एक ऑक्साइड और, एक फ्लोराइड और एक सिलिकेट और। ऑक्साइड और में हम देख लेते हैं बॉक्साइड। बॉक्साइड क्या होता है, Al2O3.XH2O। और फ्लोराइड और जो है उसमें फ्लोराइड और में क्रायोलाइट है, Na3AlF6। और सिलिकेट और में कायोलिन है जो कि Al2O3.2SiO2 डॉट। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी मेटल्स होती हैं, कोई भी मेटल फ्री फॉर्म में नेचर में मौजूद नहीं होती। मेटल हमेशा कंबाइंड फॉर्म में नेचर में मिलती है, और मेटल की जो कंबाइंड फॉर्म होती है उसे हम ओर कहते हैं। और अगर किसी ने भी मेटल लेनी है तो उसको उस ओर से सेपरेट करना होता है, और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस के अंदर हम किसी भी मेटल को उसकी ओर से सेपरेट करते हैं, उसे मेटलर्जी कहते हैं। मेटलर्जी की 3 टाइप्स होती हैं, 3 तरह मेटलर्जी कर सकते हैं, हाइड्रो मेटलर्जी, इलेक्ट्रो मेटलर्जी और पायरो मेटलर्जी। हाइड्रो का मतलब है वाटर की मदद से
हम लोग किसी भी और में से उसकी मेटल को निकालते हैं। इलेक्ट्रोमेटलर्जी होता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है कि ब्रेक डाउन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली की मदद से हम लोग उसको करते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे कि उस तरह हम लोग किसी भी और में से उसकी मेटल को निकालते हैं। और पायरो का मतलब है हीट करना, यानी कि हम किसी भी और को हीट करते हैं तो उसके अंदर से हम लोग मेटल को निकालते हैं। किसी भी मेटलर्जी की अगर हम हाइड्रो करें, इलेक्ट्रो करें या पायरो करें, उसकी 3 तरीके होते हैं। 3 तरह की जो चीज़ें हैं, 3 प्रोसेस हमने करने होते हैं। अगर आपको ये 3 प्रोसेस अच्छी तरह समझ आ गए तो समझ लें आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। वो 3 सबसे पहला प्रोसेस है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब है जो भी हमारे पास और मौजूद है उसके अंदर से जो अनवांटेड मटेरियल है, जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसको हमने निकाल देना है। टू गेट द ओर फ्री फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल, यानी कि जो और है उसके अंदर से अनवांटेड मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए, इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सही चीज़ें नहीं है, वो हमने निकाल देनी है। यानी कि हमने अपनी ओर को कंसंट्रेट कर देना है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन हमने क्यों करना है? क्योंकि जो भी ओर्स होती हैं उनके अंदर जो मेटल्स मौजूद होती हैं वो ऑक्सीडाइज फॉर्म में होती हैं, यानी कि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं। तो उनको हमने न्यूट्रल बनाना होता है, यानी कि वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होती हैं, हमने उनकी रिडक्शन करनी होती हैं। और उनकी रिडक्शन का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है हमने गेन करने होते हैं और हमने इसको न्यूट्रल फॉर्म में बनाना होता है। और जो तीसरा प्रोसेस है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि अब हमारे पास मेटल मौजूद होती है बट वो मेटल जो होती है वो 100% प्योर नहीं होती, तो उसको हम रिफाइन करते हैं। उसके अंदर से हम इम्प्योरिटीज़ को निकालते हैं, इसको प्रॉपरली रिफाइन कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो जो हम एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करेंगे उसके अंदर जो 3 इंपॉर्टेंट हमारी ओर्स हैं वो यूज़ होंगी। एल्यूमिनियम की 3 ओर्स हैं जो मेन है, वो है बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। बॉक्साइट होती है Al2O3.XH2O और क्रायोलाइट होती है 3NaF.AlF3, यानी कि सोडियम फ्लोराइड और एल्यूमिनियम फ्लोराइड। और कोरंडम होती है Al2O3, इसको हम एल्यूमिनियम भी कहते हैं। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, जो ज़्यादा यूज़ होनी है वो है बॉक्साइट। सबसे पहला प्रोसेस एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन का क्या है कि हमने क्रश कर देना है, ग्राइंड कर देना है किसको, अपनी ओर को, और उसको कन्वर्ट कर देना है फाइनली डिवाइडेड पाउडर के अंदर। हमने इसको कन्वर्ट कर देना है। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी, यानी कि एक मिक्सचर आएगा, उस मिक्सचर के अंदर 3 चीज़ें होंगी और वो कम्प्लीटली मिक्स हुआ होगा। वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, यानी कि SiO2, Fe2O3 और Al2O3। अब हमने देखना है सबसे पहला हमारा प्रोसेस क्या था, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हमने अनवांटेड मटेरियल को निकालना है। हमें चाहिए सिर्फ एल्यूमिनियम, बाकी सारी चीज़ों को हमने निकालना है। तो अब हम सोचेंगे कि ये 3 मिक्सचर बना हुआ है, तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इनमें से हम एल्यूमिनियम कैसे निकालें। इसको निकालने के लिए एक तरीका हमारे जहन में ये आता है कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको हम सोलेबल बना दें, यानी कि वाटर सोलेबल अगर ये बन जाए और बाकी 2 चीज़ें इनसोल्युबल हों, फिर जब हम इसको फ़िल्टर करेंगे तो जो एल्यूमिनियम है वो नीचे सॉल्यूशन में आ जाएगा और बाकी फ़िल्ट्रेट में आ जाएंगे, यानी कि एल्यूमिनियम सेपरेट हो जाएगा। इस प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले जो हमारे केमिस्ट थे बायर, बायर ने हमें बताया था कि हम अगर इस मिक्सचर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दें तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम है वो सोल्यूबल फॉर्म में बन जाएगी। तो इस प्रोसेस को इसलिए हम बायर प्रोसेस कहते हैं क्योंकि हमें बायर ने बताया था। ये क्या होता है कि Al2O3.NaOH गिव अस 2NaAlOH4, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है तो हमारे पास एक सोलेबल फॉर्म बन गई है, वो है सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये बन गया। अभी भी हम देखें तो अभी भी हमारा कंसंट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि अनवांटेड मटेरियल निकालना है। अभी भी इसके अंदर बहुत सारा अनवांटेड मटेरियल है, सोडियम है, हाइड्रोक्साइड भी इसके अंदर मौजूद है। तो इसको हम अभी सोल्युबल फॉर्म में बन गया। अब हमने इसे इनसोल्युबल दोबारा बनाना है क्योंकि हमने इसके अंदर से और भी चीज़ें रिमूव करनी है। इनसोल्युबल फॉर्म बनाने के लिए हम इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करेंगे, AlOH4, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे। जब हम डालेंगे तो हमारे पास बनेगा AlOH3 प्लस CO3-2, यानी कि ये हमारे पास चीज़ें बन गई हैं। अभी जो हमारे पास बना है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी अभी देखें तो अभी भी इसके अंदर से और भी बहुत सारा मटेरियल जो अनवांटेड है, इसको भी अभी हमने रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इसको हीट करना है। जब हम इसको हीट करेंगे तो उसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, तो वो भी हमने रिमूव करना है। इसके अंदर भी एक वाटर मॉलिक्यूल है जो हम रिमूव करना चाहते हैं। तो इसको हम हीट करेंगे, AlOH थ्राइस को हम हीट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा Al2O3 प्लस H2O, यानी कि एल्यूमिनियम
ऑक्साइड बन जाएगा जिसको हम कहते हैं एलुमिना। एलुमिना कहते हैं, Al2O3 को एलुमिना भी कहते हैं और कोरंडम भी कहते हैं। ये हमारे पास बन गया। अभी भी हमारा कंसंट्रेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस था वो कंप्लीट नहीं हुआ। इसको कंप्लीट करने के लिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर अभी भी एक और अनवांटेड मटेरियल है, ऑक्सीजन है, जिसको हम रिमूव करना चाहते हैं। तो अब हम ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करेंगे? तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि ब्रेक डाउन थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, के बिजली के ज़रिए हमने इसको रिमूव करना है, यानी कि एल्यूमिनियम को इसके अंदर से तोड़ देना है, एल्यूमिनियम को और ऑक्सीजन को अलग कर देना है और हमने एल्यूमिनियम ले लेना है। अब जो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं उसकी इसके लिए हमें मेल्ट करना होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है एलुमिना का वो 2045 है, बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसको कम करने के लिए हमारे जहन में ये बात आती है कि अगर हम किसी कोई मिक्सचर लेते हैं तो मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। तो एलुमिना तो हम ले नहीं सकते क्योंकि एलुमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम मिक्सचर लेंगे, किसका मिक्सचर लेंगे? क्रायोलाइट का मिक्सचर लेंगे। क्रायोलाइट का मिक्सचर लेंगे किसके साथ? एलुमिना के साथ। तो वो हमारे पास 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको हम मेल्ट कर लेंगे। अब हम जो इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे किस प्रोसेस से करेंगे? हाल्स प्रोसेस से करेंगे। हाल्स प्रोसेस में क्या होता है कि हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चाहिए। उस सेल के अंदर एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो साइड है उसकी उसकी वॉल्स हैं, उसके ऊपर हमने क्या करना है? कार्बोनाइज्ड आयरन लगाना है। कार्बोनाइज्ड आयरन क्या होता है? कार्बन और आयरन। इसकी लाइनिंग करनी है। जब इसकी लाइनिंग करेंगे तो इसको हम, ये कैथोड होगा हमारा। कैथोड हमारा किस चीज़ का है? कार्बोनाइज्ड आयरन है। फिर हम क्या करेंगे? इसके अंदर सोल्यूशन डालेंगे, मिक्सचर डालेंगे। मिक्सचर किस किस का डालेंगे? हम लोग क्रायोलाइट और एलुमिना का मिक्सचर डालेंगे। उसके बाद हम तीसरी चीज़ डालेंगे, किसके अंदर हम रॉड्स रखेंगे। इसके अंदर हमने 3 रॉड्स रखने हैं, 3-4 रॉड्स रखने हैं। रॉड्स किसके होंगे? कार्बन के, यानी कि ग्रेफाइट के बने हुए होंगे और वो हमारे पास एनोड होगा। अब इस पूरे कंटेनर के अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक हमारे पास है एनोड। एनोड हमारे पास किस चीज़ का बना हुआ है? ग्रेफाइट कार्बन का। कैथोड है, कैथोड हमारे पास किसका बना हुआ है? कार्बोनाइज्ड आयरन का। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, जो हमारे पास सोल्यूशन है, मिक्सचर है, वो किस चीज़ का है? क्रायोलाइट का और एल्यूमिना का। अब जो इसके अंदर रिएक्शन होगा वो क्या होगा? कैथोड आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होती है और एल्यूमिनियम जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जो नेगेटिव कैथोड है इसके पास कौन सा आइटम आएगा? इसके पास एल्यूमिनियम आएगा, पॉजिटिव चार्ज वाला। इनके नेगेटिव कैथोड के पास पॉजिटिव एल्यूमिनियम आएगा और जितने भी पॉजिटिव एल्यूमिनियम है वो सारे नेगेटिव कैथोड के ऊपर आके चिपक जाएंगे। और जो दूसरी साइड है एनोड, एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास नेगेटिव ऑक्सीजन आएगा। जब नेगेटिव ऑक्सीजन पॉजिटिव एनोड के पास आएगा तो एनोड कार्बन का है, तो कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में चले जाएंगे। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एवापोरेट हो जाएंगे तो जितने भी एनोड्स हैं आहिस्ता 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 सारे एनोड खत्म हो जाएंगे। तो रोड्स सारे खत्म हो जाएंगे तो हमें दोबारा एनोड जो है इसके अंदर डालने होंगे, बार बार कार्बन के एनोड्स के अंदर डालने होंगे ताकि हमारे जो एल्यूमिनियम है वो हमें मिलती रहे। और साइड पे हमने एक होल बनाया होगा, होल से एल्यूमिनियम जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और हमें एल्यूमिनियम मिल जाएगी। अब जो ये रिएक्शन है इसमें क्या हुआ है कि हमने इसमें क्या रिएक्शन किए हैं? रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे हमारे पास क्या रिएक्शन हुआ है? Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमारे पास हुई है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन किया, हमने इलेक्ट्रॉन लिए हैं। तो एल्यूमिनियम के साथ हम 3 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमारे पास एक एल्यूमिनियम बन जाएगी। उसके बाद एनोड पे हमने क्या किया है? ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हमने रिमूव किया इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है। तो ओ नेगेटिव 2 था तो हमारे पास ओ बन जाएगा। जब ओ बने तो वो कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड एवापोरेट हो जाएगी। ओवरऑल हमारे पास रिएक्शन क्या हुआ है? एल्यूमिनियम कार्बन ऑक्सीजन मिला है तो हमारे पास एल्यूमिनियम हमें मेटल मिली है और साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड हवा में एवापोरेट हो गया। अब जो हमें एल्यूमिनियम मिली है वो 99% प्योर नहीं है, वो अभी इम्प्योर फॉर्म में है। बट अभी जो हमारा प्रोसेस था, जो मैंने आपको बताया था, कंसंट्रेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और केमिकल रिएक्शंस भी हमने देख लिए। अब हमारा लास्ट प्रोसेस रह गया वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। कि हमने मेटल को, जो हमारे पास एल्यूमिनियम आई है, उसको रिफाइन करना है। वो भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस से करेंगे, हूप्स प्रोसेस से करेंगे। उसमें क्या होता है कि हम कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर सबसे नीचे हम लोग इम्प्योर एल्यूमिनियम डालेंगे। उसके ऊपर हम लोग जो लेयर डालेंगे वो होगी क्रायोलाइट की और उसके ऊपर प्योर एल्यूमिनियम की डालेंगे। जो सबसे नीचे वाली लेयर है एनोड है, यानी कि जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है वो एनोड है और जो सबसे ऊपर प्योर एल्यूमिनियम है वो कैथोड है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास Al3 प्लस बन जाएगा और Al3 प्लस जो है वो ऊपर कैथोड के पास जाएगा। कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज आते हैं क्योंकि कैथोड नेगेटिव होती है। जब पॉजिटिव इसके पास जाएगा तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बन जाएगा। एल्यूमिनियम बन गया तो अब ये जो एल्यूमिनियम है हमारे पास प्योर फॉर्म में आ गई तो अब हमें एल्यूमिनियम हासिल होगी। तो ये तरीके थे जिससे हमने इसकी ओर से बॉक्साइट से हमने एल्यूमिनियम हासिल किया। उसके बाद जो दूसरा है वो हमने देखनी है मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर की जो मेटलर्जी है,
कॉपर भी इसकी ओर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, 360 प्लस इसकी ओर्स होती हैं। और जो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट ओर है वो है सल्फाइड की ओर। तो इसकी हम सल्फाइड की ओर यूज़ करेंगे इसकी मेटलर्जी में। जो मेन इंपॉर्टेंट ओर जो हम यूज़ करेंगे वो होती है कॉपर पायराइट। इसको कॉपर पायराइट कहते हैं और CuS.Fe चाल्कोपैराइट भी से पायराइट भी से कहते हैं। तो इसके अंदर जो प्रोसेस यूज़ होगा, सबसे पहले हम जो इसको प्रोसेस यूज़ करेंगे जिसके अंदर इसको क्रश करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे और इसको फाइनली डिवाइडेड पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे। जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो अनवांटेड मटेरियल है उसको हमने निकालना है। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रोसेस करेंगे, उसका नाम है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसके अंदर क्या होगा कि हमें कंटेनर लेंगे, कंटेनर के अंदर हम वाटर डालेंगे, वाटर के अंदर हम ऑयल डालेंगे, ऑयल के अंदर हम डिटर्जेंट डालेंगे। जब हम डिटर्जेंट डालेंगे उसके अंदर हम पाउडर डालेंगे, जो हमने पाउडर किया हुआ फाइनली डिवाइडेड पाउडर किया हुआ है और का, वो हम डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम वो डालेंगे इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, फिर हम इसको इसको अच्छे से स्टर करेंगे, हिलाएंगे और एयर डालेंगे ताकि इसके बबल्स बन जाए। जो बबल्स बन जाएंगे तो क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं, इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर की तरफ आ जाएंगी और जो और है वो हमारी ऑयल पे आ जाएगी। तो ऑयल ऑयल पे हमारी और आ जाएगी, और हम यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद जो है प्रोसेस वो है रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है कि हीटिंग बिलो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग बिलो पॉइंट से जो बिलो है हीट करना है, कितना नहीं हीट करना कि जो हमारा सोल्यूशन है वो मेल्ट हो जाए। और किस तरह मेल्ट हीट करना है, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने इसको हीट करना है और बिलो द मेल्टिंग पॉइंट करना है। इसमें क्या एक रिएक्शन होगा, CuS.Fes प्लस 4O2 गिव अस Cu2S प्लस 2FeO प्लस SO2। इसमें क्या होगा कि जो कॉपर सल्फेट है वो अलहदा हो जाएगी और FeO बन जाएगा, यानी कि FeS था, फेरिक सल्फाइड था, उसके अंदर हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, वो अलहदा हो गई है और SO2 अलहदा बन गया। अभी भी देखें कि हमने जो FeO है वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, FeO जो है वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद है, उसको भी हमने निकालना है। उसको निकालने के लिए हम एक और प्रोसेस करेंगे, वो होगा स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या होगा कि हमने इसके अंदर ऐड कर देना है SiO2 को। जब हम FeO को SiO2 के अंदर ऐड करेंगे, SiO2 को ऐड करेंगे हम, तो FeO और SiO2 जो दोनों रिएक्ट करेंगे। जब दोनों ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे FeSiO3। और ये जो है ये हमारे ऑयल के पास आ जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा और पीछे हमारे पास जो सोल्यूशन है उसके अंदर Cu2S रह जाएगा। Cu2S जो है इसको हमने अब करना है, निकालना है। इसके अंदर से हमने सल्फर को निकालना है, कॉपर के अंदर से कॉपर हमने अलग करना है। कॉपर को हमने अलग करने के लिए हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में क्या होगा कि हम रिएक्शन करेंगे जिसमें क्या होगा, Cu2S जो है इसके अंदर हम ऑक्सीजन को ऐड करेंगे प्लस 3O2, तो हमारे पास क्या बनेगा 2Cu2O प्लस 2SO2, यानी कि जो सल्फर है उसकी जगह ऑक्सीजन आ जाएगा। अभी भी यहाँ पे इस सेक्शन में ऑक्सीजन है, तो दोबारा हम करेंगे, दोबारा हम क्या करेंगे, Cu2O है इसके अंदर हम ऐड करेंगे Cu2S, वो वाला सल्फर जो है वो भी पड़ा हुआ है उसको हम दोनों को ऐड करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 6 कॉपर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे और प्लस SO2 बन जाएगा, यानी कि 6 कॉपर हमारे पास आ जाएंगे। अभी भी ये जो कॉपर आई है ये हमारे पास प्योर फॉर्म में नहीं आई, इम्प्योर फॉर्म में आई है। अभी जो हमने प्रोसेस किया है, फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस किया है, उसमें हमने क्या किया है कि हमारी और थी वो हमारी ऑयल में आ गई है और इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर में चली गई हैं। उसके बाद हमने जो प्रोसेस किया वो रोस्टिंग है। रोस्टिंग में क्या किया कि हमने इसको हीट किया है और इसको हमने सेपरेट कर दिया। जब सेपरेट किया है तो अब हमने FeO जो है वो उसको निकालना है। उसको निकालने के लिए हमने एक और प्रोसेस किया, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में क्या किया कि SiO2 को हमने ऐड किया। जब हमने SiO2 को ऐड किया तो इसके अंदर से FeSiO3 बना है और वो हमारे पास ऑयल में चला गया, वो सेपरेट हो गया। पीछे हमारे पास Cu2S रह गया। Cu2S को हमने निकालने के लिए एक और प्रोसेस किया, बेसिमराइजेशन किया, और ये बेसिमर चैम्बर में किया, बेसिमर कन्वर्टर में किया। बेसिमर कन्वर्टर में जब हमने इसको किया तो पहले प्रोसेस में क्या हुआ कि Cu2O बना है। जब Cu2O बना है इसके अंदर दोबारा हमने Cu2S को ऐड किया, तो ये हमारे पास कॉपर बन गया। कॉपर भी प्योर फॉर्म में नहीं बना, इसको प्योर करने के लिए हम एक और प्रोसेस करते हैं। अभी यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, केमिकल रिएक्शन भी हो गए हैं। और अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्योरीफाइंग ऑफ मेटल। अब हमने इसको मेटल को प्योरीफाई करना है। प्योरीफाई करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जिस तरह हमने एल्यूमिनियम में किया था। सबसे पहले जो नीचे है जो हमारे पास उसमें बना था
कॉपर जो हमें मिला था वो प्योर फॉर्म में नहीं था, वो ब्लिस्टर्स की फॉर्म में था, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक चैम्बर लेंगे, एक कंटेनर लेंगे, उसके अंदर सबसे नीचे हमने ब्लिस्टर्ड कॉपर डाला है, उसके ऊपर हमने जो लेयर डाली है वो है कॉपर सल्फेट की, और सबसे ऊपर हमने प्योर कॉपर को दिया। और जो नीचे सबसे एंड वाली है वो हमारे पास होगी एनोड। ब्लिस्टर्ड कॉपर जो है वो एनोड होगी, और जो प्योर कॉपर है वो कैथोड होगी। अब जो एनोड है, एनोड के ऊपर हमारे पास क्या रिएक्शन होगा, कॉपर है, एनोड पे हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास रिमूव होंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर कैथोड में जाएंगे, कैथोड में Cu2+ जाएगा, और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो हमारे पास कॉपर प्योर फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह हमें कॉपर भी मिल जाएगी। अब जो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है, सबसे पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमने कैटिनेशन पढ़ा है, हाइड्रोकार्बन्स पढ़े हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ी है, और फिर बाद में हमने देखा कि वो कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है। उसमें हमने एल्कोहल पढ़े हैं, फिनोल्स पढ़े हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, एल्डिहाइड्स पढ़ी हैं, कीटोन्स पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, एस्टर्स पढ़े हैं, ईथर्स पढ़े हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। उसके बाद हमने देखा है रिएक्शंस देखे हैं, केमिकल रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन क्या होते हैं उसके, ऑर्गेनिक कंपाउंड के, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखे हैं, लेमिनेशन रिएक्शन देखे हैं। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड की एप्लीकेशंस देखी हैं कि वो किधर किधर मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंस देखे हैं, मेटल्स क्या होती हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होता है, पीरियड क्या होता है। हमने देखा ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं। उसके बाद हमने मेटलर्जी देखी है, मेटलर्जी क्या होती है, ओर्स क्या होती हैं, मेटल्स को हम और से किस तरह सेपरेट कर सकते हैं। उस प्रोसेस के अंदर हमने एलुमिनियम को देखा है, और एलुमिनियम को हमने सेपरेट किया उसकी ओर से, फिर हमने कॉपर को उसकी ओर से सेपरेट किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर बहुत मेरा पसंद आया होगा। तो कैसे लगा आपको मेरा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, लाजमी सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक करें। तब तक के लिए